तो आज अपना ये सेकेंड प्रैक्टिस सेशन है मेरे द्वारा, मतलब यूनिट 10 आपका जो है सिलेबस के अंदर सिविल इंजीनियरिंग वाला पार्ट। ठीक है, तो जल्दी से बता दें ऑडियो और वीडियो क्लियर है। और मैंने लास्ट टाइम बोला था, देखो यार, जब भी प्रैक्टिस सेशन हो ना तो सभी लोग लाइव आए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग लाइव रहेंगे आंसर करेंगे उतना अच्छा आप लोगों को भी लगेगा, आपको भी अपना पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन का जो लेवल है वो कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, क्लियर है ना ऑडियो? चलो बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी आ जाओ जल्दी से। तो ये जो प्रैक्टिस सेशन आपका है, लिखे देता हूं मैं, आपका यूनिट 10 जो आपकी है, और इसके अंदर जो आपका मटेरियल वाला सेक्शन है, बिल्डिंग मटेरियल वाला, तो आज अपन कवर अप करेंगे जो आपका ब्रिक्स वाला टॉपिक था, और सेकंड आपका जो टॉपिक था एग्रीगेट वाला। ठीक है, ये दो टॉपिक को अपन यहाँ पे कवर अप करेंगे। ठीक है यार, मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग लाइव आओ और आप लोग कम होते जा रहे हो, क्या बात है? हाँ, चल तो स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ब्रिक अर्थ शुड कंटेन अबाउट ऑफ सिलिका। क्लियर? जैसे आप ब्रिक को जब बनाते हो तो उसके पहले आपको ब्रिक अर्थ प्रिपेयर करनी पड़ती है, मिट्टी जो होती है उसको आपको प्रिपेयर करना होता है, तो उसके अंदर आप कुछ क्या करते हो, इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हो। तो इन्होंने ये बोला है कि भाई जो ब्रिक अर्थ आपकी होती है उसके अंदर सिलिका का कितना कंटेंट होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है 5% टू 7%, दूसरा आपका है 50% टू 60%, तीसरा ऑप्शन आपका है लेस देन 10%, फोर्थ आपका है 15% टू 20%, एंड 5 आपका है नन ऑफ दीज। क्लियर? ये 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो जल्दी से कमेंट करें कि सिलिका जो आपका होता है ब्रिक अर्थ के अंदर कितना परसेंट होता है। शुभम ने यहाँ पे बोला है सेकेंड 50% टू 60%। ओके, बाकी लोग, गौरव आप बताइए, अंकुर, पीयूष, वर्षा। अंकुर ने यहाँ पे आंसर 4 दिया है, 15% टू 20% सिलिका यहाँ पे होता है। ठीक है, दो आंसर अभी आए हैं, 50% 60% बोला है, और दूसरा आंसर एक बोला है आपने 15% और 20%। पीयूष ने यहाँ पे फर्स्ट आंसर दिया है अपना 5% टू 7%, और अपना भाई गौरव जी ने यहाँ पे बोला है कि 15% से 20% यहाँ पे सिलिका होता है। क्लियर? आंसर की अगर मैं बात करूं तो आप खुद सोच के देखो कि जब हम ब्रिक अर्थ को बनाएंगे तो मिट्टी का कंटेंट सबसे ज्यादा होगा ना, बाकी इंग्रेडिएंट थोड़े थोड़े आपके होंगे। क्लियर? मिट्टी तो सबसे ज्यादा आपकी यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे जो ब्रिक अर्थ के अंदर सिलिका का कंटेंट होता है वो आपका होता है 50 टू 60%। मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड जिन्होंने बोला है उनका आंसर सही है। ठीक है, उनका आंसर यहाँ पर सही है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन की अपन बात करते हैं। यहाँ पे अपन देखते हैं कि भाई अगर एक ब्रिक अर्थ मुझे प्रिपेयर करनी है तो उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, वो कितनी परसेंट हमें लेना है। ठीक है, जैसे सिलिका की अगर मैं बात करूं तो सिलिका यहाँ पे लिखा हुआ है गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेंट 50 टू 60% ऑफ सिलिका। क्लियर? एक गुड ब्रिक अर्थ की अगर बात करते हैं तो 50 से 60% आपका सिलिका उसके अंदर यूज किया जाता है। क्लियर? अब देखो, ये तो मैंने आपकी परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा है, साथ ही साथ फंक्शन से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो फंक्शन यहाँ पे देखो क्या है, सिलिका जो आपने इसके अंदर यूज किया है ना, तो उसका काम क्या है, इट प्रिवेंट्स क्रैकिंग, श्रिंकिंग एंड रैपिंग ऑफ रॉ ब्रिक्स। ठीक है, ये फंक्शन भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ सिलिका इम्पार्ट यूनिफॉर्म शेप टू द ब्रिक।
ब्रिक को यूनिफॉर्म शेप भी प्रोवाइड कराता है। एक्सेस ऑफ सिलिका मेक्स द ब्रिक ब्रिटल्स। क्लियर? तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर एक्सेस अमाउंट अगर आपने मिक्स कर दिया है तो ब्रिक में क्या चेंजेस आएंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि अगर सिलिका आपका एक्सेस हो जाएगा तो ब्रिक आपका कैसा बन जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आपका एल्यूमिना होता है। ठीक है, पहला आपका क्या हो गया, पहला आपका सिलिका हो गया, दूसरा आपका इंग्रेडिएंट जो होता है एल्यूमिना होता है। और एल्यूमिना का जो कंटेंट यहाँ पे आप लेते हो वो 20 से 30% लेते हो। क्लियर? याद रखना ये कि एल्यूमिना जो आप ब्रिक अर्थ के अंदर मिक्स करोगे 20 से 30% आप यहाँ पे मिक्स करते हो। और एल्यूमिना का काम क्या होता है, एल्यूमिना इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी, एल्यूमिना प्लास्टिसिटी को इम्पार्ट करता है। क्लियर? ब्रिक अर्थ के अंदर, और प्लास्टिसिटी इम्पार्ट होगी तभी तो आप इसको इजीली क्या कर पाओगे, इजीली आप इसको मोल्ड कर पाओगे जो शेप आप चाहते हो। क्लियर? इफ इट इज एक्सेस एंड रॉ ब्रिक श्रिंक एंड वार्प ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग। अगर आपका एल्यूमिना क्या हो जाता है, एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो ब्रिक जो आपका होगा वो श्रिंक होगा, वार्प होगा, और तब जब ड्राइंग और बर्निंग की प्रोसेस हो रही होगी। क्लियर? इन दौरान आपको श्रिंक और वार्पिंग देखने को मिलेगी ब्रिक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर कंटेंट की मैं बात करूं या इंग्रेडिएंट की तो नेक्स्ट लाइम होता है। लाइम कितना होना चाहिए, लाइम आपका 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये एक्सेस अमाउंट में होता है तो आपका जो ब्रिक होता है ना वो मेल्ट हो जाता है, मतलब उसका जो शेप होता है वो डिफॉर्म्ड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करो इंग्रेडिएंट तो आयरन ऑक्साइड आपका होता है। आयरन ऑक्साइड का मतलब क्या है कि आयरन ऑक्साइड जो आपका यहाँ पे होगा वो आपका 5 से 6% होता है। कितना होता है, 5 to 6% आपका होता है। और आपका ये लाइन था 5%, तो इसको भी अपन मार्क कर देते हैं। क्लियर? अब आयरन ऑक्साइड का मेन फंक्शन जो आपका होता है, तो आयरन ऑक्साइड आपके ब्रिक को कलर प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है, कलर प्रोवाइड कराता है। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका मैग्नीशिया हो गया। मैग्नीशिया भी आपका जो ब्रिक है उसके अंदर कलर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और साथ ही साथ मैग्नीशिया एक और चीज करता है, ब्रिक के श्रिंकेज को डिक्रीज करता है। किसको डिक्रीज करता है, श्रिंकेज को डिक्रीज करता है। ठीक है, इम्पार्ट कलर टू द ब्रिक। यार देखो ये तो आपके क्या है, केमिकल्स नेम है जो इंग्रेडिएंट है। ठीक है, ठीक है, ये तो इंग्रेडिएंट है, तो नाम है आपके मैग्नीशिया। इसका पर्टिकुलर हिंदी क्या बोलूं मैं आपको। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा शब्द लगता है कि सर इसका मुझे हिंदी बता दो तो मैं आपको हिंदी बोल दूंगा, आप कमेंट मुझे कर देना। ठीक है, क्योंकि देखो पेपर जो अपना होने वाला है पूरा इंग्लिश में होने वाला है, हिंदी का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि श्रिंकेज क्या होता है, श्रिंकेज का मतलब होता है वॉल्यूम का रिड्यूस होना। क्या होना, वॉल्यूम का रिड्यूस होना। ठीक है, चल तो भाई ये पहला क्वेश्चन अपना हो गया है। अब अपन बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, और दूसरा क्वेश्चन हमारा है पीयूष त्रिपाठी जी बोल रहे हैं बार्ब का मतलब क्या होता है। अरे बार्ब का मतलब ये समझो आप, ये होता है देखो, ब्रेक ऐसे ही होता है आपका, होता है। ये एज आप देख रहे हो, ये एज आपकी स्ट्रेट है। बार्पिंग का मतलब होता है आपकी ये एज इस टाइप से हो जाए। बार्पिंग मतलब लीनियर ना रहे, कोई चीज का लीनियर ना होना, वो आपकी बार्पिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, वो आपकी बार्पिंग कहलाती है। आई बात समझ में? चल नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है व्हाट इज द इंडेंट ऑफ फ्रॉग इन अ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर वन क्ले ब्रिक। 20 mm से 30 mm, 5 mm से 10 mm, 10 mm से 20 mm और 30 mm से 40 mm। क्लियर? अब सबसे पहला आता है फ्रॉग क्या कहलाता है। ठीक है, फ्रॉग क्या कहलाता है तो समझो, सपोज अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये अपना क्या है, ब्रिक है। ठीक है, ये ब्रिक है, तो इस ब्रिक के अंदर आपने देखा होगा इस टाइप का शेप बना हुआ होता है।
बना होता है, 3D में रहता है ऐसा कुछ, डेप्थ भी आपको यहाँ पे मिलेगी, मिलता है। अब इस पे क्या होता है, इस टाइप से सपोज मान लो एस के भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये एस के यहाँ पे ट्रेड नेम बताता है, क्या बताता है, ट्रेड नेम, कि भाई ये किस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया। दूसरा आपने देखा होगा इसकी कुछ डेप्थ होती है, तो वो डेप्थ तो आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है, तो जनरली अगर मैं बोलूं तो जो फ्रॉग आपका होता है उसकी जो डेप्थ होती है वो 10 mm से 20 mm होती है, क्लियर। अब यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो फ्रॉग है आपने क्यों दिया है, तो सबसे पहला ये ट्रेड नेम इसके अंदर लिखना है आपको। दूसरा, जब हम एक ब्रेक रखते हैं इसके ऊपर मोर्टार लगाते हैं और फिर हम दूसरा ब्रेक रखते हैं तो एक शियर की प्रोवाइड करता है, शियर की मतलब एक बेटर ज्वाइंट प्रोवाइड कराने के लिए हम इस फ्रॉग को यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, क्लियर। तो होप सो आपको ये फ्रॉग समझ में आ गया होगा कि फ्रॉग कहलाता क्या है, ठीक है। आंसर की मैं बात करूं तो 10 mm से 20 mm ये मैं आपको बोल चुका हूं, ठीक है, कि फ्रॉग का जो डेप्थ होता है वो आपका 10 mm से 20 mm आपको मिलेगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखो, frog is an indentation of depression on the top face of a brick made, क्लियर, याद रखना ये ब्रिक के टॉप फेस पे बनाया जाता है with the object of forming a key for the mortar, मोर्टार के लिए एक की प्रोवाइड कराता है। दिस रिड्यूस द वेट ऑफ ब्रिक ऑल्सो, यह ब्रिक के वेट को भी कम करता है। अब देखो 10 से 20 mm आपका वहां पे आपने एक गड्ढा टाइप का बना दिया है तो वेट तो कम होगा ना, क्लियर। नेक्स्ट, साइज ऑफ फ्रॉग जो आपका होता है जनरली आप यहाँ पे देखोगे 100 mm बाई 40 mm बाई 10 mm, क्लियर। जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही शेप बने, ऐसा रेक्टेंगल भी बनता है, क्लियर। तो साइज जो आपके फ्रॉग का रहता है वो साइज आपका रहेगा ये 100 mm बाई 40 mm बाई 10 mm, क्लियर। और इसकी जो डेप्थ रहती है जो अभी आपसे पूछा है वो 10 mm टू 20 mm होता है, कितना होता है, 10 mm टू 20 mm आपका होता है। पर्पज क्या होता है, पर्पज मैंने आपको बता दिए, इट विल प्रोवाइड अ की फॉर होल्डिंग मोर्टार इन अ ब्रिक मेसोनरी, ईंट की जो दीवार बनाते हो तो की प्रोवाइड करता है मोर्टार को होल्ड करने के लिए, और साथ ही साथ इट कैन बी यूज फॉर ब्रांडिंग पर्पज, यही बताया था मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा हुआ होता है, तो ब्रांडिंग पर्पज के लिए भी आप फ्रॉक का यूज करते हो। किसका यूज करते हो, फ्रॉक का आप यूज करते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अकॉर्डिंग टू आईएस, आईएस का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड 1077 1992, द वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर कॉमन वर्ल्ड क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स shall not be more than y weight for class 100 brick, सॉरी 10 brick, ये क्लास 10 नहीं है भाई, यहाँ पे क्लास 1 ब्रेक होना चाहिए, तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूं और यहाँ पे लिखते हैं अपन क्या, क्लास 1 ब्रेक होगा ये, क्योंकि 4 क्लास के आपके ब्रेक हो गए, क्लास 1 क्लास 2, ठीक है। तो ये क्लास 1 ब्रेक जो आपका है इसके लिए वाटर एब्जॉर्प्शन, अब देखो वाटर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है वो समझो, मैंने आपको पढ़ाया भी है टेस्ट, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है। जैसे सपोज अगर मैं आपसे बोलूं ये हमारा ब्रेक है, क्लियर, इस ब्रेक को मैं पानी के अंदर डाल देता हूं, क्या करता हूं, पानी के अंदर डालता हूं, कितने घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद अगर मैं इस ब्रिक को बाहर निकालूं, निकाल दिया बाहर, अब मैं देखूंगा कि इस ब्रिक ने इस 24 घंटे के अंदर कितने वाटर को एब्जॉर्ब किया है, क्यों, क्योंकि भाई ये मिट्टी का बना हुआ है, इसके अंदर पोर्स भी होंगे, तो वाटर को एब्जॉर्ब तो ये करेगा, तो कितना परसेंट वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए, तो यहाँ पे ब्रिक की क्लास इन्होंने बोल दी है कि भाई क्लास 1 ब्रिक जो आपका होगा वो कितना परसेंट वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो क्लास 1 ब्रिक जो आपका होता है विद इन 24 आवर्स मतलब 24 घंटे में हुआ है 20% से ज्यादा आपके वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, 20% से ज्यादा आपके वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, ये क्लास 1 के लिए है, ठीक है। आंसर देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि ये जो एब्जॉर्प्शन की वैल्यू आपने जो 20% निकाली है ना, ये आपने कैसे निकाली है, तो इसके लिए वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, क्या किया जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। देखो ये लिखा है
वाटर एब्जॉर्प्शन एज पर IAS 1077 1992। अगर आप इंडियन स्टैंडर्ड गूगल पे मिल जाएगा, देखोगे तो उसके क्लॉज नंबर 7.2 पे लिखा हुआ है कि ब्रेक आफ्टर इमर्सन इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर्स water absorption shall not be more than 20% by weight up to class 12.5। क्लियर? याद रखना 20% से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, याद रखना आप कि भाई क्लास 1 ब्रेक जो होता है 20% आपका होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which of the following ingredient should be less than 1% for making good brick earth? एक अच्छा ब्रिक अर्थ अगर आपको बनाना है तो वो कौन सा इंग्रेडिएंट है जो शुड बी लेस देन 1%, वो 1% से कम होना चाहिए? मैग्नीशिया, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम और नन ऑफ दीज। पहला क्वेश्चन था सिलिका का कंटेंट आपसे पूछा था, वहां पे मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको सारे इंग्रेडिएंट बताए थे। अब ये बात बताओ मुझे, कौन सा वो इंग्रेडिएंट है जो 1% से आपका कम होना चाहिए? हाँ, पीयूष, शुभम, गौरव सबने मैग्नीशिया पर टिक मार्क किया है। मैग्नीशिया होगा पक्का? हाँ, क्योंकि लाइम 5% हो गया, एल्यूमिना आपका 20% तक हो गया, 15 से 20, सिलिका आपका 50 से 60 हो गया, मैग्नीशिया ही दिख रहा है अब अपने को, तो आपका आंसर सही निकला है। मैग्नीशिया आपका जो है वो 1% से आपका कम रहने वाला है। क्लियर? लिखा हुआ है गुड ब्रेक अर्थ शुड कंटेन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशिया अबाउट 1%। क्लियर? मैग्नीशिया जो आपका होता है ये ब्रेक अर्थ के अंदर हल्का सा ब्रेक जो आपका बनता है ना बर्निंग के बाद, उसमें येलो टिंट कलर प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है? येलो टिंट कलर। येलोइश जो थोड़ा सा ब्रेक दिखता है ना, वो इस मैग्नीशिया की वजह से आता है। क्लियर? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग श्रिंकेज। श्रिंकेज को रिड्यूस करने के लिए भी आप बोल सकते हो कि मैग्नीशिया रिस्पॉन्सिबल है। एक्सेस मैग्नीशिया लीड टू द डिके ऑफ ब्रेक। अगर एक्सेस अमाउंट में आपने इसको मिक्स कर दिया तो डिके आपका होना चालू हो जाएगा। डिके का मतलब होता है क्षरण। क्षरण का मतलब क्या होता है कि आप देखा होगा बारिश के समय में बहुत सारे ब्रेक ऐसे होते हैं ना, कोई दीवार खड़ी हुई है, खंडर टाइप का बना हुआ है, उसके ब्रेक पे ऐसा हाथ लगाते हो ना, छोटे छोटे से पार्टिकल टूट टूट के गिरने लग जाते हैं, मतलब बारीक बारीक होके ऑटोमेटिकली बारीक होके गिरने लग जाता है, तो वही है आपका डिके ऑफ ब्रेक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट क्लास वंट ब्रेक शुड नॉट बी लेस देन 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। जल्दी से बताओ क्या होगा? हाँ, ये भी बताया था आपको जब ब्रेक पढ़ाया था, ब्रेक की टेस्टिंग जब बताई थी, क्रशिंग स्ट्रेंथ, क्रशिंग टेस्ट आपने किया था। शुभम का आंसर यहाँ पे आ चुका है 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। भाई इससे कम नहीं होनी चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रेक की। बाकी लोग जल्दी जल्दी फास्ट। क्वेश्चन समझ में आ गया? ब्रेक की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है किस वैल्यू के कम नहीं होना चाहिए? नितेश, नेहा, इसका मतलब ये है कि बाकी लोगों को पता नहीं है इसलिए रिप्लाई नहीं कर रहे हो। हाँ, नेहा ने आंसर दे दिया है 4। ओके, 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। बाकी तो देखो, जो फर्स्ट क्लास आपका ब्रेक होता है ना, फर्स्ट क्लास ब्रेक जो आपका होता है, तो फर्स्ट क्लास ब्रेक का जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है शुड नॉट बी लेस देन 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो आंसर आपका यहाँ पर 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आएगा। हाउ टू टेस्ट सेकेंड क्लास ब्रेक क्रशिंग? भाई देखो, क्रशिंग की अगर मैं बात करूं ना, तो क्रशिंग के लिए टेस्ट तो आपका एक ही होता है, लेकिन कुछ इंडियन स्टैंडर्ड ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक
जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए ना, उस स्ट्रेंथ को लिमिट कर दिया है कि भाई फर्स्ट क्लास अगर ब्रेक है, आप दावे से बोल रहे हो कि ये फर्स्ट क्लास ब्रेक है, तो इसकी जो क्रेसिंग स्ट्रेंथ जब हम टेस्ट करेंगे तो 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। सेकेंड क्लास की आप बात करोगे तो कितनी होनी चाहिए? देखो क्रेसिंग टेस्ट, हाँ फील्ड लेवल की अगर आप बात करोगे तो फील्ड लेवल पे भी आपके बहुत सारे टेस्ट होते हैं ब्रेक के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जिसके बेसिस पर आप बता सकते हो कि ये फर्स्ट क्लास ब्रेक है या नहीं है। ठीक है, पहले अपन इसका आंसर देख लेते हैं, फिर अपन डिस्कस करते हैं। आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, आपके मन में जितनी ही शंकाएं हैं ना, सारी अपन दूर करेंगे। ठीक है, मत टेंशन लो। चलो एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। क्लियर? तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा फर्स्ट क्लास ब्रेक है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? फर्स्ट क्लास ब्रेक है। अगर आपका ब्रेक फर्स्ट क्लास है तो क्या क्या होंगी चीजें, देखो। द क्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रेक शुड नॉट बी लेस देन 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। दिस लिमिट वेरीज विथ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द कंट्री। अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आपका होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, ये स्टेट के लेवल का आपका हो गया। सीपीडब्ल्यूडी आपका होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, ये भी हो गया। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी क्या करके रखी हुई है, एक वैल्यू, क्रेसिंग स्ट्रेंथ की एक वैल्यू बता के रखी कि भाई फर्स्ट क्लास ब्रेक होगा तो ये इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी है, जो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप लेते हो। ठीक है, सेकंड क्या चीज होगी, द सरफेस शुड बी स्मूथ, सरफेस आपको स्मूथ मिलेगी। प्रॉपर रेक्टेंगुलर आपका होगा ब्रेक विथ पैरेलल शार्प एंड स्ट्रेट एज एंड स्क्वायर कॉर्नर। सपोज आप देखो ये ब्रेक आपका है तो प्रॉपर ये आपको एजेस इसकी पैरेलल दिखेगी, बिल्कुल शार्प एज आपको दिखेगी, बिल्कुल रेक्टेंगुलर कॉर्नर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। क्लियर? रेक्टेंगुलर मतलब कि स्क्वायर पूरे कॉर्नर आपको प्रॉपरली दिखेंगे। क्लियर? ये पहचानने की प्रॉपर्टी है। मतलब फील्ड पे अगर आप जाओगे, फील्ड में बहुत सारे ब्रेक पड़े हैं और अगर आपको बोला जाए आप क्रेसिंग स्ट्रेंथ तो निकाल नहीं पा रहे हो आप वहां पे, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, यही चीजें देखना पड़ेगी कि उसकी सरफेस स्मूथ है या नहीं है, प्रॉपर रेक्टेंगुलर मतलब प्रॉपर जो स्टैंडर्ड साइज उसका होता है वो है या नहीं है, प्रॉपर इसकी पैरेलल एज हमें दिख रही है या नहीं दिख रही है, एज शार्प है या नहीं है, स्ट्रेट है या नहीं है, कॉर्नर जो आपके हैं प्रॉपर स्क्वायर है या नहीं है। क्लियर? तो ये चीजें आप फील्ड पे देखते हो। ठीक है, दीज शुड बी फ्री फ्रॉम फ्लॉस, क्रैक्स एंड स्टोन। मतलब जब आपने ब्रेक अर्थ बनाई होगी ना तो छोटे मोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो सारी चीजें हटानी पड़ती हैं। अगर वो उसके अंदर रह गई और आपने बर्न कर दिया तो वो बाद में आपको दिखेगी, तो वो स्टोन्स वगैरह नहीं होना चाहिए, छोटे मोटे आपको क्रैक्स नहीं दिखना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि क्रैक्स अगर देखेंगे तो वो सरफेस ही स्मूथ नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी आपकी ये भी होगी, आप ये भी चेक कर सकते हो फील्ड के ऊपर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखो, दीज शुड हैव अ यूनिफॉर्म टेक्सचर। इसका जो टेक्सचर है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म आपका होना चाहिए। नेक्स्ट, नो इंप्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन द ब्रेक व्हेन अ स्क्रैच इज मेड बाय अ फिंगर नेल। जो हमारा नाखून होता है ना, अगर मैं नाखून से उसके ऊपर इस टाइप से स्क्रैच बनाऊंगा तो कोई भी आपका क्या नहीं होना चाहिए, इंप्रेशन उसके ऊपर नहीं दिखना चाहिए उस नाखून का। ठीक है, नेक्स्ट है, द फ्रैक्चर्ड सरफेस ऑफ द ब्रिक शुड नॉट शो लंप ऑफ लाइन। फ्रैक्चर्ड का मतलब ये होता है कि अगर मैंने ब्रिक को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद अब जो सरफेस हमें दिख रही है, तो फ्रैक्चर्ड सरफेस जो होगा उसके अंदर मुझे लंप्स नहीं दिखना चाहिए लाइन के। लंप्स का मतलब होता है कि जैसे क्या होता है, सीमेंट आपने देखा होगा ना, बारिश के टाइम पे अगर वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया तो छोटे छोटे ऐसे डल्ले टाइप के पड़ जाते हैं उसके अंदर, बैग के अंदर, तो वो कहलाता है लंप। क्लियर? तो ऐसे लंप हमें लाइन के नहीं दिखना चाहिए उसकी फ्रैक्चर्ड सरफेस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, अ मेटालिक और रिंगिंग साउंड शुड कम्स व्हेन टू ब्रिक्स आर स्टक अगेंस्ट ईच अदर। फील्ड का ही ये टेस्ट होता है कि हम दो ब्रिक को पकड़े और दोनों ब्रिक को हम ऐसा स्टक करें। स्टक करने पर हमें मेटालिक, क्लियर मेटालिक, मेटालिक का मतलब होता है हम जब दो मेटल को आपस में टकराते हैं तो जैसा साउंड प्रोड्यूस होता है
सेम साउंड आपका प्रोड्यूस होना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रेक के लिए, अगर हम फील्ड पर दोनों ही ब्रेक को क्या करते हैं, इस टाइप से टकराते हैं। तो इस टाइप, ठीक है। Water absorption should be 20% of its dry weight when immersed in cold water for 24 hours. 24 घंटे के लिए आप पानी के अंदर इसको डाल दो 20%, इसके वेट से 20% से ज्यादा पानी इसको एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। These are thoroughly burnt and are of deep red cherry और कॉपर कलर। साथ ही साथ याद रखना जो आपका फर्स्ट क्लास ब्रेक होगा उसका जो कलर होगा डीप रेड चेरी और कॉपर कलर, इस टाइप का कलर आपका फॉर्म होगा आपका अगर वो फर्स्ट क्लास का ब्रेक है तो। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे यूज लिखा हुआ है कि आप फर्स्ट क्लास ब्रेक को जनरली कहाँ यूज करते हो, तो फर्स्ट क्लास ब्रेक आर रिकमेंडेड फॉर पॉइंटिंग, जहां पे पॉइंटिंग की बात आती है, आपको दिखानी है चीजें। क्लियर। जो फेस वर्क होता है आपका एक्सपोज्ड फेस वर्क, जो बाहर के साइड फेस वर्क आपका होता है। क्लियर। मेसोनरी स्ट्रक्चर फ्लोरिंग में आप यूज करते हो और रेनफोर्स्ड ब्रेक वर्क में भी आप इसका यूज करते हो। तो ये यूजेस आपके हो गए हैं फर्स्ट क्लास ब्रेक के। तो जो आप बोल रहे थे कि सर हम फील्ड पे कैसे पता कर पाएंगे, क्या फील्ड पे पॉसिबल है, तो फील्ड के लिए अलग प्रॉपर्टी है, आप उसके बेसिस पे फील्ड पे पता कर सकते हो कि ये फर्स्ट क्लास ब्रेक है या नहीं है। और कुछ चीजें हैं जो आपको लेबोरेटरी में ही पता चलेंगी, क्योंकि बहुत जो टेस्ट होते हैं, बड़े टेस्ट होते हैं, वो तो आप लेबोरेटरी में ही कंडक्ट करा पाओगे। आप क्रशिंग मशीन आप वहां पे लेके तो जा नहीं सकते हो फील्ड पर, ठीक है। तो फील्ड के लिए अलग टेस्ट होते हैं और लेबोरेटरी के अलग टेस्ट होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। अब दूसरा जो क्वेश्चन आपके मन में आ रहा था कि सर सेकंड क्लास की ब्रेक की अगर मैं बात करूं, देखो वो आपका पूरा ब्रेक चेंज होगा। फ्लाई एस ब्रेक आपका अलग होता है। आप सबसे पहले डिफरेंस समझे यहाँ पे। फ्लाई एस जो आपका जो बोल रहे हो कि फ्लाई एस इन प्लेस ऑफ क्ले ब्रेक, फ्लाई एस हम क्ले ब्रेक के ऊपर प्लेस करें। देखो क्ले ब्रेक के ऊपर आप फ्लाई एस को मिक्स नहीं करते, ठीक है। आप फ्लाई एस ब्रेक आप अलग चीज हो जाती है, वो पूरा ब्रेक ही चेंज आपका हो गया है, ठीक है। क्ले ब्रेक के ऊपर आप मिक्स नहीं करोगे इसको, और बिल्कुल टेस्ट पैरामीटर आपके बहुत सारे चेंज हो जाएंगे अगर आप फ्लाई एस को यूज करोगे, ठीक है। फ्लाई एस को अगर आप यूज करोगे तो आपके टेस्ट पैरामीटर बहुत सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है, अगर आपके लिए ब्रेक के अंदर फ्लाई एस का यूज कर रहे हो। सेकंड अपन यहाँ पे देखते हैं, सेकंड क्लास ब्रेक जो आपका होता है। क्लियर। तो देखो यहाँ पे लिखा है सेकंड क्लास ब्रेक्स आर सपोज्ड टू हैव द सेम रिक्वायरमेंट एज द फर्स्ट क्लास ब्रेक्स एक्सपेक्ट दैट, मतलब ऑलमोस्ट जो सेकंड क्लास ब्रेक आपका होता है ना, उसकी भी जो रिक्वायरमेंट होती है वो फर्स्ट क्लास ब्रेक के जैसे ही होती है। कुछ रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, वो यहाँ पे अपना लिखा हुआ है, जैसे स्मॉल क्रैक एंड डिस्टॉर्शन आर परमिटेड। सेकंड क्लास ब्रेक के अंदर आपको छोटे छोटे माइक्रो हेयरलाइन क्रैक्स देखने को मिलेंगे जो फर्स्ट क्लास ब्रेक के अंदर नहीं दिखाई देते हैं। अ लिटिल हायर वाटर एब्जॉर्प्शन, इसका वाटर एब्जॉर्प्शन भी आपका बढ़ चुका है और आप 22% तक वाटर एब्जॉर्ब करेगा सेकंड क्लास ब्रेक, जो 20% आपका फर्स्ट क्लास ब्रेक कर रहा था, ठीक है। द क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 7.0 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर। तो 7.0 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो आपका है, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ इससे कम नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास के लिए आपका कितना पैरामीटर था क्रशिंग स्ट्रेंथ का, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपका था, ठीक है। चलो यूजेस की अगर मैं बात करूं, ये तीन चीजें आपकी चेंज हो जाएंगी, बाकी चीजें सब सेम रहने वाली हैं जैसी आपकी फर्स्ट क्लास ब्रेक की थी। यूजेस की बात करें तो सेकंड क्लास ब्रेक्स आर रिकमेंडेड फॉर ऑल इंपोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट हिडन मेसोनरी वर्क, मतलब इनर वॉल्स वगैरह जो आपकी होगी वहां पे आप यूज कर लो। एंड सेंटरिंग ऑफ द रेनफोर्स्ड ब्रेक, रेनफोर्स्ड ब्रेक का आपको जैसे सेंटरिंग करना है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप वहां पे भी सेकंड क्लास ब्रेक का यूज कर सकते हो। इसके बाद आपका थर्ड क्लास ब्रेक आता है। ये थर्ड क्लास ब्रेक जो आपका होता है, ये होता है आपका अंडर वंट ब्रेक, मतलब आधा पक चुका है आधा नहीं पका हुआ है। जब बर्निंग आपने की है, क्लैम जो भट्टे आप लगाते हो ना जलाने के लिए, तो आधा पक चुका है आधा नहीं पका है। क्लियर। तो थर्ड क्लास ब्रेक अंडर वंट ब्रेक की कैटेगरी में आता है, और अंडर वंट ब्रेक आपका होगा तो सॉफ्ट होगा,
लाइट कलर में भी आपका होगा, और जब आप इन दोनों को स्टक करोगे तो डल साउंड प्रोड्यूस करेगा। कैसा साउंड प्रोड्यूस करेगा? डल साउंड प्रोड्यूस करेगा, और इसका वाटर एब्जॉर्प्शन आपका 25% हो गया है। मतलब आप 24 घंटे के लिए इस ब्रिक को वाटर के अंदर अगर एब्जॉर्ब करके रखोगे, क्लियर, तो ये वाटर को कितना एब्जॉर्ब इमर्ज करके रखोगे, तो वाटर को कितना एब्जॉर्ब करेगा? अपने ड्राई बिट से 25% तक ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर। यूजेस की मैं बात करूं तो इसको आप टेम्पररी स्ट्रक्चर, जैसे आपने देखा होगा साइड पे जो लेबर रहती है ना, तो वो जो अपनी टपरियां बनाती है, क्लियर, तो आपने देखा होगा साइड की बॉल जो होती है उसमें आप यूज कर सकते हो, मतलब एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो। फोर्थ क्लास ब्रिक जो आपका होता है, ये आपका ओवरबर्न्ट ब्रिक होता है। जो सबसे नीचे की लेयर होगी ना भट्टे वाली, वो सबसे ज्यादा जलेगी, जलेगी तो बिल्कुल काला निकलेगा ब्रिक, क्लियर, तो वो शो करता है ओवरबर्न्ट ब्रिक को। डेडली डिस्टॉर्टेड शेप रहता है, उसका प्रॉपर शेप भी आपको नहीं मिलने वाला कि रेक्टेंगुलर ही शेप मिलेगा, और इसका साइज भी आपको पूरा डिस्टॉर्टेड मिलेगा, क्लियर। और ये बिल्कुल ब्रिटल नेचर का होता है, बिल्कुल पत्थर के जैसे होता है, आप ठोकते रहोगे पीटते रहोगे टूटेगा नहीं, जैसा पत्थर नहीं टूटता ना वैसा, क्लियर। तो इसको आप यूज करते हो ब्लास्ट फॉर यूज ब्रेक इन द फाउंडेशन। फाउंडेशन के अंदर आपने देखा होगा कि आप कूदते हो ना, बेस बनाते हो ना, वहां पे आप यूज करते हो। फ्लोर में भी, कंक्रीट फ्लोर या रोड मेटल वगैरह में भी आप इसका यूज कर लेते हो, फिलिंग के काम में आता है, क्लियर। कहां पे आता है? फिलिंग के काम में आप जनरली इसको लेते हो, कॉम्पैक्शन कर देते हो प्रॉपर इसका, ठीक है। तो ये मैंने आपको चारों कैटेगरी के ब्रेक बता दिया है, और चारों कैटेगरी की ब्रेक की प्रॉपर्टी भी मैं आपको बता दी, क्लियर। तो बहुत ज्यादा अपना जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है वो भी बहुत डिटेल में होता जा रहा है आपका, एक तरीके से आप पूरा रिवाइज ही कर रहे हो, ठीक है, एक तरीके से पूरा रिवीजन ही आपका यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट का। चलो अगला क्वेश्चन जो आपका है, अगला क्वेश्चन है द शेप ऑफ द ब्रिक गेट डिफॉर्म्ड ड्यू टू रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक, दिस डिफेक्ट इज नोन एज। मतलब हॉट ब्रिक समझ में आ रहा है, गर्म ईंट है आपकी, मतलब भट्टा लगा हुआ था। अब जनरली जो भट्टा लगता है पकने में 4 महीने का समय लगता है, और 4 महीने का समय लगता है ठंडा होने में। कितना? 4 महीने का समय लगता है कूलिंग में, 4 महीने के बाद ही होता है वो आपका पूरा का पूरा कूल, ठीक है, मिनिमम बता रहा हूं ये मैं, ठीक है। तो भाई अगर हॉट ब्रेक आपका है, बिल्कुल गर्म ब्रेक है, उसके ऊपर आपका वाटर, रेन वाटर आपका फॉल हो रहा है, गिर रहा है, तो उसमें किस टाइप का डिफेक्ट फॉर्म होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है चप्स, ब्लॉटिंग, नोडल्स एंड लेमिनेशन। बताओ जल्दी से। नितेश ने आंसर यहाँ पे दिया है सेकेंड, ब्लॉटिंग। बाकी लोग भी आंसर करें, तो जल्दी जल्दी आंसर करें। क्या होगा आंसर? आंसर आपका है यहाँ पे फर्स्ट, चॉप्स, क्लियर। अब ये क्या कहलाता है? देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपके लिखे हुए हैं। ब्लॉटिंग जो आपने बोला है ना, कि जैसे ब्लॉटिंग यहाँ पे होगा, तो ब्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? देखो, दिस डिफेक्ट ऑब्जर्व एज स्पॉन्जी स्वेलिंग मास ओवर द सरफेस ऑफ बर्न्ड ब्रेक इज कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस कार्बोनेसियस मैटर एंड सल्फर इन ब्रिक क्ले। मतलब जो ब्लॉटिंग वाला डिफेक्ट आपका होता है, ये एक्चुअल में ब्रिक के अंदर कैसे फॉर्म हुआ है? क्योंकि ब्रिक के अंदर एक्सेस अमाउंट में कार्बोनेसियस मैटर और सल्फर प्रेजेंट है, क्लियर। क्या प्रेजेंट है? एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोनेसियस, और आपको सल्फर यहाँ पे अगर प्रेजेंट होगा तो आपको यहाँ पे जो डिफेक्ट मिलेगा ब्रिक के अंदर, वो आपका किस टाइप का होगा? वो ब्लॉटिंग आपका होगा। अब चप्स लिखा हुआ है, तो चप्स तो यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया कि द डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक, इसके अंदर ब्रिक के शेप का डिफॉर्मेशन आपका हो जाएगा, कॉज्ड बाय द रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक्स इज नॉन एज चप्स। जब रेन वाटर आपका हॉट ब्रिक के ऊपर फॉल करता है, तब आपका इस टाइप का डिफेक्ट आता है। नेक्स्ट आपका था लेमिनेशन। लेमिनेशन मतलब क्या होता है? देखो, These are caused by the entrapped air in the voids of clay. क्ले के
जो वॉइड्स होते हैं ना उसके अंदर अगर आपकी एयर जो है वो क्या हो जाए, इंट्रैप्ड हो जाए, तब आपका जो क्या बोलते हैं डिफेक्ट आता है वो लेमिनेशन होता है। क्लियर? अब इसमें होता क्या है, तो लेमिनेशन प्रोड्यूस थिन लेमिना ऑन द ब्रिक फेस, ब्रिक फेस के ऊपर एक थिन लेमिना को प्रोड्यूस करता है विच वेदर आउट और नो एक्सपोजर। सच ब्रिक्स आर वीक इन स्ट्रक्चर, मतलब एयर आपकी इंट्रैप्ड हो गई, तो एयर इंट्रैप्ड हो जाती तो हल्के हल्के से बबल्स टाइप की इस टाइप की एक सरफेस यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। क्लियर? तो सरफेस अगर वो क्रिएट हो जाएगी, एयर अगर रह जाएगी, तो अंदर से स्ट्रक्चर आपका खोखला रहेगा, तो लोड भी नहीं ले पाएगा। इसीलिए इसने क्या बोला है कि आपका ब्रेक जो होगा स्ट्रक्चर के अंदर कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफेक्ट भी आप याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गुड ब्रिक आर एडेड इन स्मॉल क्वांटिटी ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक टू गिव अ येलो टिंट टू ब्रिक एंड डिक्रीज श्रिंकेज? ये तो जल्दी बता दोगे, 2 बार अपन डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को, बताओ जल्दी से। येलो टिंट कलर और श्रिंकेज को कौन सा इंग्रेडिएंट डिक्रीज करता है? इसमें तो एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए आपको, आप इजीली बता सकते हो। फर्स्ट मैग्नीशिया, करेक्ट, आपका आंसर क्या आ जाएगा, मैग्नीशिया आ जाएगा। ठीक है, कितना होता है मैग्नीशिया आपका, अप्रॉक्स 1%। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन अपन देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन को आपको बाकी चीजें भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। आप देखो एक टेबल यहाँ पे मैंने बनाई है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखे हुए हैं, परसेंटेज लिखा हुआ है, साथ में प्रॉपर्टीज, इम्पार्ट, और जब एक्सेस अमाउंट में आएगा तो इसकी वजह से क्या क्या चीजें यहाँ पे होंगी। जैसे एल्यूमिना 20 से 30% होता है, प्लास्टिसिटी को इम्पार्ट करता है, लेकिन अगर ये एक्सेस अमाउंट में होगा तो श्रिंकेज और वार्पिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सिलिका 50 से 60% होता है, यूनिफॉर्म शेप प्रोवाइड कराता है, लेकिन एक्सेस अमाउंट में होगा तो ब्रिक को क्या करेगा, ब्रिटल बना देगा। लाइम की अगर मैं बात करूं तो लाइम 4 to 5% होता है, यह प्रिवेंट करता है क्रैकिंग और श्रिंकेज को, साथ ही साथ अगर एक्सेस अमाउंट में होगा तो ब्रिक को मेल्ट कर देगा। मेल्ट करने से मतलब यहाँ पे होगा उसका जो शेप है उसको पूरा का पूरा डिफॉर्म कर देगा। ऑक्साइड्स ऑफ आयरन या आयरन ऑक्साइड जो होता है वो 5 to 6% होता है, यह आपके ब्रिक के अंदर रेड ब्राउन कलर प्रोड्यूस करेगा, साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर ये एक्सेस अमाउंट में होगा तो ब्रिक जो आपका होगा डार्क ब्लू एंड ब्लैकिश कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डार्क ब्लू एंड ब्लैकिश कलर का आपका हो जाएगा। नेक्स्ट मैग्नीशिया की बात करें, लेस देन 1% होता है, येलो टिंट कलर आपके ब्रिक को प्रोवाइड कराता है, लेकिन एक्सेस अमाउंट में होगा तो ये डिके ऑफ ब्रिक, ब्रिक का डिके हो जाएगा। क्लियर, क्षरण जिसको आप बोलते हैं। तो याद रखना यहाँ पे आपको ओवरऑल इस क्वेश्चन के अंदर मैंने बता दिया है कि क्या प्रॉपर्टीज इनकी है और इनके एक्सेस अमाउंट में होने से क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे ब्रिक के अंदर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो कैसा भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हेन द डिपॉजिट्स ऑफ इफ्लोरेंसेस इज मोर देन 10% बट लेस देन 50% of the exposed area of brick, the presence of efflorescence is classified as serious, slight, heavy, moderate। सबसे पहले आप यहाँ पे आंसर मुझे बताओ कि इफ्लोरेंस क्या कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, इफ्लोरेंसेस का मतलब ये होता है कि जो एल्कली होती है आपकी, एल्कली कंटेंट जो आपका होता है, अगर वो ज्यादा हो जाता है तो आपका जो ये ब्रिक होगा ना, ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर कर लिया एब्जॉर्ब मॉइस्चर को। अब जैसे ही इसको टेम्परेचर मिला उसने उस मॉइस्चर को एवेपोरेट कर दिया, और जैसे ही मॉइस्चर एवेपोरेट हुआ तो आप देखोगे उसके ऊपर व्हाइट स्पॉट आपको नजर आएंगे। व्हाइट स्पॉट्स आपको बने हुए नजर आते हैं ना। क्लियर, तो वो व्हाइट स्पॉट्स जो बने हुए होते हैं ना वो इफ्लोरेंस कहलाते हैं। तो इफ्लोरेंस की रेंज यहाँ पे बोली कि भाई वो व्हाइट स्पॉट्स जो आपके बने हुए हैं वो 10% से मोर देन 10% है और 50% से कम है।
क्लियर, मतलब 10 और 50 के बीच की रेंज में है तो आप उसको किस कैटेगरी में एफ्लोरेंस बोलोगे? मॉडरेट, इसका आंसर है ये, नितेश ने यहाँ पे आंसर दिया है मॉडरेट होगा। ठीक है, तो 10 to 50% की जो रेंज होती है वो मॉडरेट ही आपकी रेंज यहाँ पे होती है। क्लियर, 50% से ज्यादा होता है, क्लियर, तो थोड़ा सा मॉडरेट से ऊपर वाली आपकी आ जाएगी। क्लियर, चलो अपन देख लेते हैं कि किस रेंज में कितना आपका एफ्लोरेंसेस होता है। जैसे कि एफ्लोरेंसेस की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि एफ्लोरेंस क्या कहलाता है, दिस इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ एल्कलीज प्रेजेंट इन ब्रिक। When bricks come in contact with moisture, water is absorbed and the alkalis crystallize. After drying, gray or white powder patches appear on the brick surface. यही मैंने आपको अभी बताया था। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है nil. When there is no perceptible deposits of efflorescence, मतलब efflorescence का कोई भी deposits नहीं है तो वो nil कैटेगरी हो गई है। 10% से ज्यादा अगर एरिया कवर नहीं किया गया है तो वो आपका क्या होगा, स्लाइट होगा। अगर मॉडरेट की मैं बात करूं तो कवरिंग अप टू 50% एरिया, मतलब 10% से ज्यादा 50% से कम, तो वो मॉडरेट कैटेगरी में आएगा। हैवी में क्या आएगा, कवरिंग 50% और मोर बट अनअकम्पनाइड बाय पाउडरिंग और फ्लैकिंग ऑफ द ब्रिक सरफेस। क्लियर, मतलब जो पाउडरिंग और फ्लैकिंग आपको ब्रिक सरफेस पे नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन 50% और 50% से ज्यादा एरिया कवर अप किया है तो वो हैवी आपका हो गया। सीरियस की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो when there is a heavy deposits of salts, क्लियर, सॉल्ट्स का हेवी डिपोजिशन आपका हो जाना है और पाउडरिंग आपकी यहाँ पे होना, क्लियर, साथ ही साथ फ्लैकिंग ऑफ द एक्सपोज्ड सरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी कैटेगरी आपको बता दी है एफ्लोरेंसेस की, याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है यहाँ पर क्या है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक इज नॉन एज, मतलब आपने क्ले वाटर और अदर इंग्रेडिएंट की जो प्रोसेस होती है मिक्स करने की, उसको क्या बोला जाता है, टेम्पिंग, नीडिंग, पगिंग, मोल्डिंग। क्या बोलते हैं? नितेश ने यहाँ पे आंसर क्यू, क्यू, क्यू क्या है? नेहा का आंसर सेकंड है, नीडिंग। तो इसका आंसर नीडिंग है, इस क्वेश्चन का आंसर नीडिंग है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझो, क्या बोला, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक। क्लियर, ब्रिक को बनाने के लिए जो आपकी प्रोसेस होती है इंग्रेडिएंट को, क्ले को और वाटर मिक्स करने को, उसको आप नीडिंग बोलते हो। यहाँ पे लिखा है नीडिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वाटर विथ ब्लेंडेड क्ले विथ एडिशनल मिनरल्स टू मेक इट्स प्लास्टिक, वो आपका नीडिंग कहलाता है। ठीक है, kneading of the brick earth occurs after clay has been weathered. clay has been weathered, weathered मतलब आपने एक्सकेवेट की होगी, और weathered मतलब उसको तोड़ के, अच्छा मतलब weathered मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के आपने प्रॉपर फैला दिया होगा। क्लियर, एंड blended and is the last step in the preparation of brick earth before molding it into the shape. क्लियर, तो आप याद रखना kneading का मतलब क्या होता है, वाटर को मिक्स करना आपका होता है, क्ले को मिक्स करना होता है और साथ ही साथ अदर इंग्रेडिएंट को मिक्स करना होता है आप उस ब्रिक अर्थ को प्लास्टिक बनाने के लिए। ठीक है, प्लास्टिक बन जाएगी तो उसके बाद आप मोल्डिंग कर लोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंक्रीज इन फाइननेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट इंडिकेट्स। अगर एग्रीगेट का जो फाइननेस मॉडुलस होता है अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, फाइनर ग्रेडिंग बता रहा है कि कोर्स ग्रेडिंग बता रहा है कि गैप ग्रेडिंग बता रहा है कि नन ऑफ द एबव यहाँ पे। क्लियर, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था ना, अपन यहाँ पे दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ब्रिक हो गया और आपका
एग्रीगेट यहाँ पे हो गया। आप बोल रहे हो फाइनर ग्रेडिंग यहाँ पे बताएगा फाइननेस मॉडुलस अगर उसका बढ़ रहा है तो। गलत हो गए हो आप यहाँ पे। यहाँ पे आंसर आपका होगा कोर्स ग्रेडिंग। अब कोर्स ग्रेडिंग क्यों होगा, तो देखो इसको एक्सप्लेन भी किया है। फाइननेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट रिप्रेजेंट द एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन द एग्रीगेट। अपन एग्रीगेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और एग्रीगेट के अंदर जो फाइननेस मॉडुलस होता है वो एग्रीगेट की एवरेज साइज को क्या करता है, रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है। किसके द्वारा, बाय एन इंडेक्स नंबर, किसी इंडेक्स नंबर के द्वारा। It is calculated by performing sieve analysis with standard sieve. स्टैंडर्ड सीव हमारे पास होती है, उसकी हेल्प से हम इसको परफॉर्म करते हैं। फाइननेस मॉडुलस इज जनरली यूज्ड टू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ कोर्स और फाइन द एग्रीगेट इज। ये हमें आइडिया यहाँ पे ये बताता है कि हमारा जो एग्रीगेट है वो फाइन है या कोर्स है। अब यहाँ पे देखो, मोर फाइननेस मॉडुलस वैल्यू, अगर फाइननेस मॉडुलस की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है तो वो इंडिकेट करता है कि द एग्रीगेट इज कोर्सर, एंड स्मॉल वैल्यू ऑफ फाइननेस मॉडुलस इंडिकेट दैट द एग्रीगेट इज फाइन। हम फाइननेस मॉडुलस की यहां पे बात कर रहे हो। फाइननेस मॉडुलस यहां पे हाई वैल्यू आपको कोर्सर की तरफ लेके जाता है, और फाइन मॉडुलस की अगर मैं बात करूं, सॉरी फाइनर एग्रीगेट की मैं बात करूं तो उसके लिए स्मॉल वैल्यू आपकी होती है। क्लियर, जस्ट अपोजिट आपका यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन कोर्स एग्रीगेट टू डिटरमाइन देयर टफनेस। अगर हमें कोर्स एग्रीगेट की टफनेस को फाइंड आउट करना है तो हम कौन से टेस्ट को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। पहला है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, दूसरा आपका क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, तीसरा आपका है इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट, और चौथा आपका है एब्रेशन वैल्यू टेस्ट। तो नो रिप्लाई, देखते हैं। तो टफनेस अगर हमें चेक करना है तो हमें इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट को परफॉर्म करना पड़ता है। इसको करना पड़ता है, इंपैक्ट वैल्यू को हम परफॉर्म करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन आप देखना। क्रशिंग टेस्ट जो आपका होता है वो किस लिए होता है, देखो, रेजिस्टेंस टू क्रशिंग अंडर ग्रेजुअली अप्लाइड क्रशिंग लोड टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट। मतलब क्रशिंग टेस्ट आपको एग्रीगेट की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, आपको स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट के बारे में बताएगा। इंपैक्ट टेस्ट जो आपका होता है यह आपका होता है टफनेस के लिए, टू डिटरमाइन द टफनेस ऑफ द एग्रीगेट। यही चीजें तो याद रखना है, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर, पूरी टेस्ट की प्रोसीजर याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ ये याद रखना है कि भाई ये किसके लिए परफॉर्म कर रहे हो, उससे आप क्या फाइंड आउट करते हो, उसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट साउंडनेस टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो यह आपको बताता है क्या, रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट, रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू वेदरिंग एक्शन और चेक ड्यूरेबिलिटी। क्लियर, मतलब अगर हमें ड्यूरेबिलिटी चेक करना है ना एग्रीगेट की, तो साउंडनेस टेस्ट को आप परफॉर्म करोगे। एब्रेशन टेस्ट जो आपका होता है ये एग्रीगेट की हार्डनेस को बताता है। किसको बताता है, एग्रीगेट की हार्डनेस को बताता है। याद रखना, यहां से कोई सा भी क्वेश्चन आपको बनके पूछ लिया जाएगा। शेप टेस्ट जो आपका होता है ये फ्लैकी इंडेक्स हो गया, इलोंगेशन इंडेक्स हो गया है, एंगुलरिटी नंबर आपका हो गया है। इसको डिटरमाइन करने के लिए आप शेप टेस्ट यहाँ पे करते हो, फ्लैकी इंडेक्स, इलोंगेशन। क्लियर, फ्लैकी एग्रीगेट तो नहीं है, इलोंगेटेड एग्रीगेट तो नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अगर फाइंड आउट करना है तो आप शेप टेस्ट को परफॉर्म करते हो।
इसके अलावा इसमें टेस्ट आपका होता है, तो इसमें टेस्ट आपको ये बताता है कि भाई आपके एग्रीगेट के अंदर किसी दूसरे टाइप का मटेरियल सॉल्युबल तो नहीं है। क्लियर, सॉल्युबल तो नहीं है। सॉल्युबल मेटल्स को फाइंड आउट अगर अपने को करना है एग्रीगेट के अंदर, तो हम इसमें टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट भी आपका इसका होता है। नेक्स्ट स्ट्रिपिंग वैल्यू टेस्ट जो आपका होता है, स्ट्रिपिंग वैल्यू टेस्ट याद रखना। अब एग्रीगेट को आप बिटुमन के साथ यूज करते हो, फ्लेक्सिबल रोड जो बनता है ना आपका बिटुमन वाला, तो उसके साथ एग्रीगेट का एडहेजन कैसा है, इसको चेक करने के लिए आप स्ट्रिपिंग वैल्यू टेस्ट यहां पर परफॉर्म करते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, एब्रेशन टेस्ट हार्डनेस बताता है, क्रशिंग टेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताता है, इंपैक्ट टेस्ट टफनेस बताता है, साउंडनेस टेस्ट ड्यूरेबिलिटी बताता है। क्लियर, तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के फॉर्म में भी यहाँ पे लिख दिए हैं कि आप ये याद रखो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि क्लिंकर एग्रीगेट आर ऑल्सो कॉल्ड एज। क्लिंकर एग्रीगेट आर ऑल्सो कॉल्ड एज। क्लिंकर एग्रीगेट को आप और क्या बोलते हो? सिंडर्स, ब्रीज, बर्मेकुलाइट्स, परलाइट, आप क्या बोलते हो क्लिंकर एग्रीगेट? हाँ, क्लिंकर एग्रीगेट को आप क्या बोलते हो? प्रेम प्रकाश जी ने आंसर 3 दिया है। बर्मेकुलाइट्स, मुझे तो सिंडर्स लग रहा है कि क्लिंकर एग्रीगेट को सिंडर्स बोला जाता है। हाँ नितेश, आपको क्या लग रहा है? बताओ जल्दी से। यार देखो, सुनो मत बस कि सर बोलते जा रहे हैं हम सुनते जा रहे हैं। हाँ ऐसा मत करो यार। जितनी एनर्जी के साथ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करते हो, उतनी एनर्जी के साथ आपके आंसर आने चाहिए जल्दी। अरे मजाक कर रहा हूं, क्योंकि पता है व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों की एनर्जी बहुत दिखती है, सर ये नहीं हुआ है, सर ये नहीं हुआ है, ये भी करा दो, वो भी करा दो। मेरा क्वेश्चन ये जितना हो गया है, क्या उसमें आपने अपना 100% दे दिया? अगर दे दिया है तो आप बिल्कुल हकदार हो क्वेश्चन करने के। अगर नहीं दिया है तो पहले उतना तो पढ़ लो भाई। हाँ, तो भाई ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे आएगा सिंडर। क्लिंकर एग्रीगेट जो आपका होता है उसको सिंडर्स आप बोलते हो। क्लियर, सिंडर्स आप बोलते हो। अब होता क्या है, आपके मन में चल रहा होगा सर ये सिंडर्स क्या है। चलो सिविल वाले तो फिर भी समझ जाएंगे, अदर स्ट्रीम वालों को थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लो, जैसा सिविल आपको समझ में नहीं आ रहा भाई, ऐसा सिविल वालों को इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल भी समझ नहीं आ रहा होगा। तो आप जितने पानी में गए हुए हो वो भी उतने ही पानी में है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है यहाँ पे ज्यादा। ठीक है, सिंडर्स की अपन बात करते हैं। सिंडर्स क्या होता है, देखो सिंडर्स आर द करेक्ट आंसर, ये तो करेक्ट आंसर है, एज दे आर द स्मॉल लाइट वेट porous pieces of burnt coal or wood that are left after combustion। कंबस्शन के बाद में जो बर्न्ट कोल या फिर वुड आपका बचता है, वो आपके छोटे छोटे पोरस पीस जो होते हैं वो आपके सिंडर्स कहलाते हैं। They are commonly used as an aggregate in concrete due to their low density and ability to provide thermal insulation। अगर हमें थर्मल इंसुलेटेड कंक्रीटिंग अगर करना है तो वहां पे सिंडर एग्रीगेट का यूज किया जाता है। और सिंडर एग्रीगेट जो आपका होता है, तो आफ्टर कंबस्शन जो आपको बर्न्ट कोल या फिर वुड के पीसेस मिलते हैं, वो आप एजा क्या करते हो, आप यूज कर लेते हो कंक्रीट के अंदर। क्लियर, इससे होता क्या है, लो डेंसिटी का आप कंक्रीट बना लेते हो, जिसको आप यूज करते हो थर्मल इंसुलेशन में। भाई देखो, अगर इलेक्ट्रॉनिक से हो तो थोड़ी सिविल थोड़ी पढ़ोगे, 4 साल तो इलेक्ट्रॉनिक ही पढ़ोगे ना, तो कभी नहीं पढ़ोगे। बात तो सही है आपकी, सर ये तो कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन अब क्या करें, हम आई है ऐसी एक वैकेंसी मध्य प्रदेश में पहली बार कि हमें पढ़ना पड़ रहा है। हाँ, और दूसरी चीज एक और बोलूं ना, ये मत बोलो यार कि कभी नहीं पढ़ा है। फर्स्ट ईयर में तो सबके लिए कॉमन था ये, देखो बिल्डिंग मटेरियल सबने पढ़ा है। ठीक है,
ब्रीज क्या होता है? तो ब्रीज ऑन द अदर हैंड इज द टर्म दैट इज टिपिकली यूज्ड टू रेफर द स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ कोल और कोक that are produced during the process of coal mining or coke production. कोल माइनिंग और कोक प्रोडक्शन के टाइम पे जो आपको स्मॉल फ्रेगमेंट्स मिलते हैं कोल और कोक के, वो आपके ब्रीज कहलाते हैं। क्लियर? और आप इस ब्रीज का कहां यूज करते हो? ब्रीज का यूज करते हो फिलिंग के काम में। फिलिंग मतलब जहां पे भराव करना होता है। क्या करना होता है? जहां पे भराव करना होता है। नितेश जी, मैकेनिकल के अंदर भाई सिविल वालों ने भी बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा है, तो आप लोगों ने भी तो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा होगा। हाँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सब्जेक्ट भी पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में। पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर तो यही कॉमन वाले ही पढ़ते हो आप। हाँ, वर्मेकुलाइट्स क्या होता है? देखो, वर्मेकुलाइट्स इज अ नेचुरल मिनरल दैट इज ऑफन यूज्ड एज अ सॉइल कंडीशनर। जैसा बालों के लिए आप हेयर कंडीशनर लगाते हो, ऐसा सॉइल कंडीशनर आपका होता है। वर्मेकुलाइट एक नेचुरल मिनरल होता है। क्लियर? साथ ही साथ इंसुलेशन मटेरियल होता है। लाइट वेट एग्रीगेट इन कंक्रीट, एज अ कंक्रीट लाइट वेट एग्रीगेट भी आप यूज करते हो। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एबिलिटी टू एक्सपांड व्हेन हीटेड। इसकी जो वो है एबिलिटी है, आप जैसा हीट करोगे तो एक्सपांड करता है, विच मेक्स इट यूजफुल फॉर इंसुलेटिंग पर्पज। इंसुलेटिंग पर्पज में आप यूज करते हो इसको। ठीक है? तो इंसुलेटिंग पर्पज मतलब इंसुलेशन में अगर आपको कंक्रीट वगैरह बनाना है तो वर्मेकुलाइट का आप यूज करोगे। परलाइट क्या होता है? परलाइट इज अनदर नेचुरल मिनरल दैट इज कॉमनली यूज्ड एज अ लाइटवेट एग्रीगेट, जिसको आप एज अ लाइटवेट एग्रीगेट कंक्रीट के अंदर यूज करते हो। ये कैसे आपका होता है फॉर्म? तो देखो, इट इज फॉर्म्ड बाय द रैपिड हीटिंग ऑफ वॉल्केनिक ग्लास। जो वॉल्केनिक ग्लास होता है उसकी अगर आप रैपिड हीटिंग करते हो तो आपका क्या होता है? परलाइट यहाँ पे बनता है, विच कॉज इज टू एक्सपांड, जो आपका एक्सपांड होगा हीटिंग पे, एंड बिकम्स पोरस, और वो पोरस हो जाएगा। परलाइट इज ऑफन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एज अ इंसुलेशन मटेरियल। इंसुलेशन मटेरियल भी आप इसको यूज करते हो, और एज अ फिलर मटेरियल भी आप कंक्रीट के अंदर इसको यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है अब आपका कि एज पर IS 383 कोर्स एग्रीगेट में भी uncrushed gravel or stone which result from natural disintegration of rock। कोर्स एग्रीगेट दूसरा क्या बोला? ये क्रश्ड ग्रेवल होता है, स्टोन होता है, व्हेन इट रिजल्ट फ्रॉम क्रशिंग ऑफ ग्रेवल एंड हार्ड स्टोन। थर्ड आपका यहाँ पे पार्शियली क्रश्ड ग्रेवल होता है या फिर स्टोन होता है, व्हेन इट इज प्रोडक्ट ऑफ द ब्लेंडिंग ऑफ ए और बी, दोनों को मिक्स करके बना दिया। और फोर्थ आपका है ऑल ऑफ दीज। कहने का मतलब ये है कि एज पर IS 383 कोर्स एग्रीगेट क्या है? क्या वो अनक्रश्ड ग्रेवल और स्टोन है जो नेचुरल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से बना है? क्या वो क्रश्ड ग्रेवल और स्टोन है जो आपका क्रशिंग ऑफ ग्रेवल और हार्ड स्टोन से बना है? क्या वो पार्शियली क्रश्ड ग्रेवल और स्टोन है जो इन दोनों को मिला के बना है? क्या वो तीनों है? ऑल ऑफ दीज। बताओ जल्दी से। अगर मुझसे पूछोगे सर आप इसका आंसर क्या लगाओगे अगर क्वेश्चन में आया, एग्जाम में आए थे, मैं तो ऑल ऑफ दीज लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? ऑल ऑफ दीज लगाऊंगा। नितेश भी ऑल ऑफ दीज भी लगाएंगे। जल्दी बताओ। और गौरव क्या लगाओगे? नितेश ने तो आंसर दे दिया है। प्रेम प्रकाश जी बोलिए, बोलिए जल्दी से, क्या लगाओगे? फोर्थ वाले पे आप आंसर लगाओगे या इसमें से किसी को लगाओगे? देखो यार, नेचुरल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक हुई है तो आप उसको क्रश भी कर सकते हो, अनक्रश भी आप यूज करते हो, तो वो भी एग्रीगेट ही कहलाया। और अगर आपने उसको क्रश कर दिया, क्रैशर स्टोन देखे होंगे, क्रैशर स्टोन में चट्टानों को ही तो आप क्या करते हो? क्रैशर स्टोन में चट्टानों को तोड़ के छोटे छोटे पीस में बदलते हो, तो वो क्रश्ड हो गया। और इन दोनों को मिला के भी तो यूज कर सकते हो। तो फिर आंसर तो आपका ऑल ऑफ दीज होगा ना प्रेम प्रकाश जी। तीसरा नहीं, कौन सा आएगा? चौथा आएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है,
ये लिखा हुआ है एज पर IS 383 क्लॉज नंबर 3.2 कोर्स एग्रीगेट क्या कहलाता है, और यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट की प्रॉपर्टी लिखी हुई है, देखो अनक्रश्ड ग्रेवल और स्टोन, क्रश्ड ग्रेवल पार्शियली, और डी और लिखा है मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अदर द नेचुरल सोर्सेज बाय प्रोसेसिंग मटेरियल यूजिंग थर्मल और अदर प्रोसेसेस such as separation, washing, crushing, scrubbing. Manufactured coarse aggregate may be recycled concrete aggregate, recycled aggregate मतलब कंक्रीट बड़ा बड़ा जैसे होता है ना, आपने देखा होगा कि रोड बन रहा है, अब पहले का कंक्रीट का एक रोड बना हुआ है, अब पता चला वहां पे नया फोर लेन पास हो गया है, अब फोर लेन बनना है तो वो पूरा कंक्रीट तोड़ दिया जाता है, तो उस कंक्रीट को भी क्रश करके एज एग्रीगेट यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है एज पर IS 383 1970 द पासिंग परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट अंडर जोन 4 फ्रॉम एन IS 600 माइक्रोन सी। ये तो लफड़े वाला क्वेश्चन हो गया है भाई। एग्रीगेट के नोट्स खोल के देखोगे ना, उसमें मैंने आपको हर जोन के लिए बताया था ये फाइन एग्रीगेट। जोन नंबर 4 और ISC आपकी 600 है, तो परसेंटेज फाइन एग्रीगेट पासिंग कितना आएगा, 15 से 34, 8 से 30, 80 से 100 और 60 से 79। तो कई लगा दो इसमें, क्योंकि मेरे को नहीं लगता आपने ये पढ़ा है या रिवाइज किया है। मैंने पढ़ाया था लेकिन आपको जॉन 1, जॉन 2, जॉन 3, जॉन 4 की सेंड। हाँ मैंने पढ़ाया है, अगर आप वो लेक्चर वाली PDF को ओपन करोगे ना, आपको उसके अंदर मिल जाएगा ये। हाँ 80 to 100% आपका आएगा यहाँ पे आंसर। कितना आएगा, 80 to 100% आपका आएगा। ये लिखा है फाइन एग्रीगेट के लिए द ग्रेडिंग ऑफ फाइन एग्रीगेट व्हेन डिटरमाइंड एट डिस्क्राइब्ड इन IS 2386 पार्ट 1 1963। ये इसके अंदर डिफाइन किया गया है या डिस्क्राइब किया गया है, इस IS कोड के अंदर किया गया है। shall be within the limit given in table 4 and shall be described as fine aggregate grading zone 1, 2, 3 and 4। चार जोन में आपकी फाइन एग्रीगेट को बांटा गया है। Here the grading falls outside the limit of any particular grading zone of sieve other than 600 micron ISC by the total amount not exceeding 5%। मतलब 5% से ज्यादा आपका अमाउंट एक्सीड नहीं करना चाहिए। So it shall be regarded as falling within that grading zone. This tolerance shall not be applied to the percentage passing to be passing the 600 micron ISC or the percentage passing any other sieve size on the course limit of grading zone 1 और final limit of grading 4। नहीं आया होगा समझ में, ऊपर से निकल गया, निकल गया ना, ठीक है, कोई बात नहीं है, ये थ्योरी निकली है ना ऊपर से, लेकिन अगर मैं कुछ और डेटा आपको बताऊं तो वो तो याद रख लोगे ना। तो देखो ये दे दिया आपको डेटा, IS सीप का डिजाइनेशन यहाँ पे दे दिया है, 10 mm की सीप, 4.75 mm की सीप, 2.36 mm की सीप, 1.18 mm की सीप, 600 माइक्रोन, यही तो बोला था 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन की सीप, 150 माइक्रोन की सीप। तो यहाँ पे देखो ग्रेडिंग जोन 1, 2, 3, 4, अपने से क्वेश्चन में पूछा था 600 माइक्रोन, और कौन सा पूछा था, ग्रेडिंग जोन 4। ग्रेडिंग जोन 4 में हमारा कितना है, 80 से 100%। ये तो याद रख लोगे ना, रख लोगे। अगर वो जॉन 1 के लिए बोलता है तो 15 से 34, 35 से 79, 60 से 79, ये रख लोगे कि नहीं रख पाओगे, ये टेबल तो रख लोगे यार, इतना मेहनत से डेटा निकाला गया है ये, और आपको बताया जा रहा है कि आप इस चीज को याद रख लेना भाई, यही पूछा जाएगा एग्जाम में, तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, भली आप ये आगे वाली थ्योरी याद रखो या ना रखो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन
क्या बोलोगे अगर फाइननेस मॉडुलस ऑफ सैंड आपका 2.5 है तो? हाँ, आप बोलोगे इसको फाइन सैंड। क्या बोलोगे? फाइन सैंड, अगर फाइननेस मॉडुलस 2.5 है तो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप टेबल देखोगे, टाइप ऑफ सैंड लिखा है, फाइन सैंड का जो फाइननेस मॉडुलस होता है 2.2 टू 2.6 होता है, मीडियम सैंड का 2.6 से 2.9 होता है, और कोर्स सैंड का जो आपका होता है 2.9 टू 3.2 होता है। तो आप ये फाइननेस मॉडुलस की रेंज याद रखना, इसके बेसिस पे किस टाइप का वो सैंड है वो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द टेस्ट इंटेंडेड टू स्टडी द रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू द वेदरिंग एक्शन। अभी बताया था यार, अब मत बोलना कि सर नहीं बताया। वेदरिंग एक्शन के लिए अभी बताया था कि रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू द वेदरिंग एक्शन। आप देखो कहां बताया था, कहां वेदरिंग एक्शन वाला टेस्ट? साउंडनेस टेस्ट, रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू वेदरिंग एक्शन और द चेक ड्यूरेबिलिटी। कौन सा आएगा? नितेश ने आंसर दे दिया 4, करेक्ट। साउंडनेस टेस्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया आपका साउंडनेस टेस्ट आंसर, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और आप लोग एक काम करना, ये फिर से यहाँ पे मैंने उसको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। जैसे एब्रेशन टेस्ट होता है, रबिंग एक्शन बिटवीन द एग्रीगेट के लिए आप यूज करते हो। एट्रिशन टेस्ट जो आपका होता है, म्यूचुअल रबिंग और ग्राइंडिंग ऑफ द एग्रीगेट के लिए यूज करते हो। साउंडनेस टेस्ट जो होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द एग्रीगेट टू वेदरिंग एक्शन को ऑफर करता है, ठीक है। तो ये चीजें आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। आपको ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन के अंदर ये डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। चल, और यहाँ पे फिर से आप देखो, यहाँ पे फिर से लिख दिया वेरियस टेस्ट फॉर एग्रीगेट विद आईएस कोड। क्लियर? एक चीज और याद रखना, आईएस कोड भी आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड में ये टेस्ट कंडक्ट किया गया है। यहाँ लिखा है कि जैसे क्रशिंग स्ट्रेंथ, क्रशिंग टेस्ट आपका है, और ये आपको आईएस 2386 पार्ट 4 1963 में दिया गया है। हार्डनेस के लिए आप लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट करते हो, 2386 पार्ट 5 के अंदर मिलेगा। टफनेस आपका एग्रीगेट इंपैक्ट टेस्ट सेम कोड के अंदर, उसका पार्ट नंबर 4 आपको खोलना है। ड्यूरेबिलिटी के लिए आप साउंडनेस टेस्ट करते हो, क्लियर, ये आपको पार्ट 5 में मिलेगा। सेफ फैक्टर आपको मिलेगा पार्ट 1 में, जो सेफ टेस्ट के लिए आपका होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड पोरोसिटी, आप स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर एब्जॉर्प्शन निकालोगे तो ये पार्ट 3 में मिलेगा। और एडिशन टू बिटुमन के लिए जो स्ट्रिपिंग वैल्यू एग्रीगेट टेस्ट आप करते हो, ये आपको 6/2/41 1971 में मिलेगा। तो ये आईएस कोड भी आपको याद रखना है साथ में, कि किस आईएस कोड के अंदर किस टेस्ट की डिटेलिंग आपको दी गई है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, बल्किंग ऑफ सैंड अकर्स इन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ। बल्किंग ऑफ सैंड, जैसे आपको पता है ना कि यार सैंड के अंदर हम पानी को ऐड करते हैं तो उसके वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वो आपका बल्किंग ऑफ सैंड कहलाता है। क्लियर? नितेश समझ में नहीं आया कि आपने क्या बोला है, कि सर कंप्यूटर नहीं पर हम कंप्यूटर चाहिए तो डिटेल ऑल सिलेबस इन दिस एग्जाम। ठीक है, बल्किंग ऑफ सैंड की अगर मैं बात करूं तो मॉइस्चर कंटेंट आपका कितना होता है, 5% होता है। कितना होता है आपका? 5%। 5% मॉइस्चर कंटेंट के अंदर आपको बल्किंग ऑफ सैंड देखने को मिल जाता है। देखो, द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सैंड, यही मैंने बोला था, ड्यू टू द इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट इज नोन एज द बल्किंग ऑफ सैंड। जैसे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा तो सैंड का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अ फिल्म ऑफ वाटर इज क्रिएटेड अराउंड द सैंड पार्टिकल, सैंड पार्टिकल के अराउंड में एक वाटर की फिल्म बन जाती है, जो फोर्स करती है दूसरे पार्टिकल को असाइड फ्रॉम ईच अदर, दूर भेजने की कोशिश करती है। दूर भेजने की कोशिश करेगी तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा। बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम एट 4.6% मॉइस्चर कंटेंट। बल्किंग ऑफ सैंड आपको सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलती है?
4.6% मॉइस्चर कंटेंट पे देखने को मिलती है और मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट जो आपका होता है सैंड के अंदर वो 5% आपका होता है। क्लियर? तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। तो 5 to 8% ऑफ इंक्रीज इन मॉइस्चर, अगर 5 से 8% अगर मॉइस्चर आप बढ़ाते हो तो सैंड के अंदर जो वॉल्यूम इंक्रीमेंट होता है वो 20 से 40% होता है। तो अभी आपसे क्या पूछ लिया है, आपसे पूछ लिया मॉइस्चर कितना होना चाहिए, तो ये भी पूछ सकता है 5% मॉइस्चर पे कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो वो वॉल्यूम आपका 20 से 40% इंक्रीज होगा। कितना होगा? 20 से 40% आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, डबल एट्रिशन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू, एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू, एग्रीगेट रफनेस वैल्यू और एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। बताओ जल्दी से। अभी बता चुका हूं सारे टेस्ट यार, देखो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर। डबल एट्रिशन टेस्ट, कहां बताया था? Attrition test. It is carried out to test the hardness or resistance of the aggregate against mutual rubbing or grinding of the aggregate mass under the action of traffic load. नीतीश ने आंसर दे दिया तब तक। वन एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू करेक्ट आंसर है नीतीश आपका। ये एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू आपका यहाँ पे आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिखा है दो टाइप के आपके एट्रिशन टेस्ट होते हैं, एक तो आपका डबल एट्रिशन टेस्ट होता है और दूसरा आपका डॉरी एब्रेशन टेस्ट होता है। डबल एट्रिशन टेस्ट के अंदर आप एब्रेशन रेजिस्टेंस वैल्यू को निकालते हो। क्लियर? और कैसे निकालना है, आप इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज बियर निकालते हो कि कितना वेट में लॉस हुआ है, वो इनिशियल वेट आपका कितना था, मल्टीप्लाई 100 आप कर दोगे। और डॉरी एब्रेशन टेस्ट जो आपका होता है ना, इसमें आप कॉफिशिएंट ऑफ हार्डनेस को कैलकुलेट करते हो। किसको करते हो? कॉफिशिएंट ऑफ हार्डनेस को आप कैलकुलेट करते हो। और कॉफिशिएंट ऑफ हार्डनेस का फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कॉफिशिएंट ऑफ हार्डनेस क्या होता है? 20 माइनस लॉस ऑफ वेट इन ग्राम, कितना आपका यहाँ पे लॉस ऑफ वेट हुआ है, डिवाइड बाई आपको 3 कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, द एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट यूज्ड इन। एग्रीगेट की इंपैक्ट वैल्यू आप कितना यूज करते हो एग्रीगेट में? जैसे बिल्डिंग कंक्रीट के अंदर लेस देन 45 होनी चाहिए, रोड पेवमेंट ऑफ कंक्रीट के अंदर लेस देन 30 होना चाहिए, रनवे कंक्रीट इज लेस देन 30, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। क्या सही है ये सारे ऑप्शंस? बिल्कुल सही हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर? क्या याद रखना है? आपको याद ये रखना है कि बिल्डिंग कंक्रीट के अंदर एग्रीगेट की इंपैक्ट वैल्यू लेस देन 45 होती है, रोड पेवमेंट में 30 से कम होती है, और रनवे कंक्रीटिंग अगर आप कर रहे हो तो भी 30 से आपकी कम रहेगी। ठीक है, तो एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू का ये एक्सप्लेनेशन है, एक बार देख लेना आप। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे टाइप ऑफ पेवमेंट मटेरियल WBM, वाटर बॉन्ड मैकाडम रोड, सब बेस कोर्स अगर आप बना रहे हो तो 50 होता है, सीमेंट कंक्रीट बेस कोर्स बना रहे हो तो 45, बिटुमिनस मैकाडम बेस कोर्स आप बना रहे हो तो 35, WBM वाटर बॉन्ड मैकाडम सरफेस कोर्स आप बना रहे हो तो 30, बिटुमिनस बीयरिंग सरफेस आपका 30। तो ये आपका हर लेयर के लिए, जो पेवमेंट की लेयर होती है ना, हर लेयर के लिए इंपैक्ट वैल्यू लिखी है, मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सैंड इन मोर्टार। मोर्टार समझते हो ना, जो प्लास्टरिंग करते हैं ना ब्रिक वॉल के ऊपर, वो होता है मोर्टार। तो मोर्टार के अंदर सैंड का क्या फंक्शन है? क्या यह प्रोवाइड स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है? क्या यह सीमेंट के कंजप्शन को रिड्यूस करता है? क्या यह श्रिंकेज को रिड्यूस करता है? क्या यह सेटिंग टाइम को रिड्यूस करता है? क्या फंक्शन होगा इसका सैंड का मोर्टार के अंदर? सैंड का मोर्टार के अंदर क्या फंक्शन होगा? रिड्यूसिंग द सेटिंग टाइम। गलत है, स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्या करती है? स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करती है। ये लिखे फंक्शन ऑफ एग्रीगेट इन द मोर्टार। आप करते हो मोर्टार के अंदर, डज नॉट एड एनी स्ट्रेंथ टू इट बट हेल्प इन रीएडजस्टिंग इट्स स्ट्रेंथ विच
which can be achieved by increasing or decreasing in proportion। जैसे आपने ऐसा देखा होगा 1:4, 1:2, 1:6, 1:8। तो 1 का मतलब होता है एक पार्ट अगर आपने सीमेंट लिया है तो आप 4 पार्ट क्या ले रहे हो, सैंड ले रहे हो। अगर एक पार्ट आपने सीमेंट लिया है तो 2 पार्ट आप क्या ले रहे हो, सैंड ले रहे हो। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि जो सैंड होता है ना वो डायरेक्टली स्ट्रेंथ को प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन यह अपने प्रोपोर्शन को चेंज करके आपके मोर्टार की स्ट्रेंथ को रीएडजस्ट करता है। क्लियर। यूज ऑफ एग्रीगेट इन मोर्टार डिवाइड्स द पेस्ट ऑफ बाइंडिंग मटेरियल इनटू अ नंबर ऑफ लेयर, देयर बी इंक्रीज द एरिया ओवर विच इट कैन बी अप्लाइड। जिस सरफेस पे आपको अप्लाई करना है तो वहां पे सरफेस एरिया आपको ज्यादा दे देगा। क्लियर। वॉल्यूम और वॉल्यूम को आपका इंक्रीज करेगा, कॉस्ट आपकी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर पूरा सीमेंट ही यूज करोगे तो कॉस्ट आपकी बढ़ती जाएगी। क्लियर। रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ श्रिंकेज, टेंडेंसी ऑफ श्रिंकेज को भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है हेल्प इन यूनिफॉर्म सेटिंग बाय लेटिंग द गैसेस। क्लियर। तो ये फंक्शन है आपके एग्रीगेट के मोर्टार के अंदर, तो ये आप एक बार रिवाइज कर लेना। क्लियर। और यहाँ पे अपन एंड करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेशन जो था आज का। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आपको भी शेयर करा दूंगा, तो एक बार आप फिर से इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन के अंदर भी मैंने जैसे आपको बताया ना कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका मंडे रहेगा। ठीक है, मंडे को अपन करेंगे। ठीक है, मे भी पॉसिबिलिटी कि मंडे को अपन करेंगे। ठीक है, हो सकता है आपका मटेरियल को छोड़ के अपन कुछ और भी पढ़ें। ठीक है, और भी सब्जेक्ट को लें। ठीक है, बट आप लोग देखो रिवाइज करते जाओ। ये प्रैक्टिस सेशन सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप आओ और इसको देखो, इस प्रैक्टिस सेशन की हेल्प से आपको ये देखना है कि आज अगर मैंने 20 क्वेश्चन कराए तो उस 20 क्वेश्चन में से आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन के आंसर दे पाए, और बाकियों के क्यों नहीं दे पाए, क्या हमारा रिवीजन हुआ या नहीं हुआ है। तो आपको साथ में एनालिसिस भी अपने आप को करते जाना है कि आपकी जो स्टडी है, जो प्रिपरेशन का लेवल है, वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास समय कम है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। क्लियर। और जो सब्जेक्ट हमारे बचे हैं उनको अभी पढ़ना है। क्लियर। तो जो भी आपने सर्वे, ओके चलो सर्वे देख लेंगे अपन, सर्वे को कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। थैंक यू। क्लास ओवर।